हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम क्लास 8 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 4 द कॉलोनियल एरा इन इंडिया, इस चैप्टर से जितने भी पॉसिबल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को और आंसर्स को भी हम यहाँ पर इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि आए की वीडियोज आपको मिलती रहे। और ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में आपको ये 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि पूछा जाएगा। तो इन क्वेश्चंस की तैयारी करना बिल्कुल भी मत भूलना। इन क्वेश्चंस को हो सके तो कॉपी में कहीं पर नोट डाउन करके रख लो। पहला क्वेश्चन है, द ब्रिटिश रेफर टू इंडिया एज द डैश ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश लोगों ने इंडिया को क्या कह के पुकारा? हार्ट, ज्वेल इन द क्राउन, प्राइड या फाउंडेशन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्वेल इन द क्राउन। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉलोनिज्म? कॉलोनिज्म का डेफिनेशन क्या होता है? व्हाट इज कॉलोनिज्म? तो ट्रेडिंग बिटवीन टू कंट्रीज? नहीं। ऑप्शन बी है, वन कंट्री टेक्स कंट्रोल ऑफ अनदर रीजन एंड इम्पोजेज इट्स सिस्टम। बिल्कुल यही हमने कॉलोनिज्म का डेफिनेशन में पढ़ा था कि जब कोई एक कंट्री किसी दूसरे रीजन या कंट्री के ऊपर कंट्रोल कर लेती है और वहाँ पर अपना सिस्टम लागू करती है, उसी को हम कॉलोनिज्म कहते हैं। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, कोलोनाइज्ड पीपल वेयर ऑफन डिस्क्राइब्ड बाय यूरोपियंस एज। जो कोलोनाइज्ड लोग थे, जो कोलोनाइज्ड पीपल्स थे, इसको यूरोपियंस लोगों ने क्या कह के डिस्क्राइब करा था? एजुकेटेड एंड मॉडर्न, सिविलाइज्ड एंड इंटेलिजेंट, सैवेज, प्रिमिटिव और बारबरिक, या फिर फ्रेंडली एंड एडवांस्ड? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सैवेज, प्रिमिटिव और बारबरिक। जो यूरोपियंस लोग थे, ये लोग कोलोनाइज्ड लोगों को सैवेज, प्रिमिटिव और बारबरिक कह के डिस्क्राइब करा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रिजल्ट ऑफ कोलोनाइजेशन? इसमें से कौन सा कोलोनाइजेशन का रिजल्ट नहीं है? जो रिजल्ट नहीं है वो आपको बताना है। जैसे कोलोनाइजेशन के कारण ट्रेडिशनल वेज ऑफ लाइफ का डिस्ट्रक्शन होता है, तो ये तो होगा रिजल्ट। फिर है इम्पोजिशन ऑफ फॉरेन कल्चरल वैल्यूज़, तो इसका भी कोलोनाइजेशन के कारण इसका भी रिजल्ट होगा, ये भी रिजल्ट निकलेगा। बट इकोनॉमिक इक्वालिटी ये रिजल्ट नहीं होता है कोलोनाइजेशन का। बाकी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन भी होती है। सो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ग्लोबल इवेंट प्लेड अ मेजर रोल इन द डिक्लाइन ऑफ कोलोनिज्म? कौन सा ग्लोबल इवेंट एक मेजर रोल प्ले करता है कोलोनिज्म के डिक्लाइन होने में, यानी कोलोनिज्म के कम होने में? कौन सा ग्लोबल इवेंट एक मेजर रोल प्ले करता है? वर्ल्ड वॉर 1, कोल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर 2 या फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन? कौन सा ग्लोबल इवेंट एक मेजर रोल प्ले करा कोलोनिज्म के डिक्लाइन होने में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वर्ल्ड वॉर 2। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इंडियन आइटम्स वेयर वेरी पॉपुलर इन द मेडिटेरेनियन वर्ल्ड? मेडिटेरेनियन वर्ल्ड में कौन सा इंडियन आइटम्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ? ओनली गोल्ड एंड सिल्वर, ओनली स्पाइसेस एंड कॉटन, टी, कॉफ़ी एंड टोबैको, या फिर ऑप्शन डी, स्पाइसेस, कॉटन, आइवरी, जेम्स, सैंडलवुड, टीक वुड एंड वुड स्टील? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सब सारे। ठीक है, ये सब सारे जितने भी ये इंडियन आइटम्स थे, ये सब सारे मेडिटेरेनियन वर्ल्ड में पॉपुलर हुआ था। चलिए आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू एंगस मेडिसन के अनुसार इंडिया कंट्रीब्यूटेड अबाउट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्ल्ड जीडीपी? इंडिया पूरे वर्ल्ड की जीडीपी का कितना फ्रैक्शन कंट्रीब्यूट करता था? 1/10, 1/4, 1/3 या फिर हाफ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/4। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट फीचर्स ऑफ इंडिया डिड यूरोपियन ट्रेवलर्स नोट? जो यूरोपियन ट्रेवलर्स लोग थे, इन लोगों ने इंडिया में कौन से फ्यूचर्स देखे? ऑप्शन ए है मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटीज़ एंड डाइवर्स एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी है मिलिट्री वीकनेस एंड लो ट्रेड, ऑप्शन सी है हार्श क्लाइमेट एंड पुअर इकोनॉमी, या फिर लैक ऑफ कल्चर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटीज़ एंड डाइवर्स एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु वाज द पोर्टुगीज एक्सप्लोरर हुज अराइवल मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ यूरोपियन कोलाइजेशन इन इंडिया? वो पोर्टुगीज एक्सप्लोरर कौन था जिसके आने से यूरोपियन कोलोनाइजेशन की शुरुआत हुई इंडिया में?
ऑप्शन है फर्डिनेंड मैगलन, ऑप्शन बी है वास्को ड गामा, ऑप्शन सी है क्रिस्टोफर कोलंबस, या फिर ऑप्शन डी बार्थोलोमेव डियाज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वास्को डी गामा। आगे अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, इन विच ईयर डिड वास्को डी गामा अराइव इन इंडिया। कौन से ईयर में वास्को डी गामा भारत आया। ऑप्शन है 1398, 1498, 1598 या फिर 1698। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1498। याद रखना वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1498 में। आगे अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, वास्को डी गामा लैंडेड एट विच प्लेस इन इंडिया। अच्छा, भारत में अब किस प्लेस पर वास्को डी गामा लैंड करा, कहाँ पर आया था पहले। गोवा में आया था, मुंबई में आया था, कप्पड़ में आया था जो कि कोझिकोडे के सामने है, ये केरला पे पड़ता है, या फिर पौंडीचेरी में आया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कप्पड़, जो कि कोझिकोडे के सामने है, यहाँ पर आया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु कंट्रोल द पोर्ट टाउन ऑफ उलाल। उलाल का जो पोर्ट टाउन था उसको कौन कंट्रोल कर रहा था। रानी दुर्गावती, रानी अबक्का 1, रानी लक्ष्मीबाई, या फिर रानी अबक्का 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रानी अबक्का 1। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच सिटी डिड वास्को डी गामा बॉम्बार्ड फ्रॉम द सी। अब समुद्र से कौन से सिटी पर वास्को डी गामा ने बॉम्बार्ड करा। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी कैलिकट, ऑप्शन सी कोचीन, या फिर ऑप्शन डी मद्रास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कैलिकट। क्वेश्चन नंबर 14 है, वेन डिड द पोर्टुगीज कैप्चर गोवा। अब पोर्तुगीज लोगों ने गोवा पर कब कैप्चर करा, गोवा पर कब पोर्तुगीज लोगों ने कैप्चर करा। 1505 में, 1510 में, 1525 में, या फिर 1600 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1510 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिसाइड्स गोवा, गोवा के अलावे द पोर्तुगीज कैप्चर्ड सेवरल ट्रेडिंग पोस्ट अलॉन्ग विथ विच कोस्ट। जो पोर्तुगीज थे इन लोगों ने कुछ ट्रेडिंग पोस्ट पर कैप्चर करा, इनमें से किस कोस्ट के साथ और कौन कौन से कोस्ट के साथ इन लोगों ने ट्रेडिंग पोस्ट को कैप्चर करा। ऑप्शन ए है कोंकण एंड गुजरात कोस्ट, ऑप्शन बी है मालाबार एंड कोरोमंडल कोस्ट, ऑप्शन सी है अरेबियन एंड रेड सी कोस्ट, या फिर बंगाल एंड उड़ीसा कोस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मालाबार एंड कोरोमंडल कोस्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट वाज द सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द पोर्तुगीज टू कंट्रोल सी ट्रेड कॉल्ड। ये यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पोर्तुगीज लोगों के द्वारा, ताकि इंडिया में सी ट्रेड को वो कंट्रोल कर सके, इसके लिए उन लोगों ने एक प्रकार का सिस्टम शुरू करा था। तो इस सिस्टम का नाम क्या था। मंडल सिस्टम, कार्ट सिस्टम, परमिट ट्रेड सिस्टम, या फिर मैरीटाइम टैक्स सिस्टम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कार्टल सिस्टम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, द पोर्तुगीज स्टैब्लिश्ड द इंक्विजिशन इन गोवा इन विच ईयर। जो पोर्तुगीज लोग थे इन लोगों ने गोवा में एक इंक्विजिशन इस्टेब्लिश करा। तो ये कौन से ईयर में ये इंक्विजिशन इस्टेब्लिश करा था। 1500 में करा था, 1560 में करा था, 1600 में करा था, या फिर 1812 में करा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1560। क्वेश्चन नंबर 18 है, द गोवा इंक्विजिशन मेनली टारगेटेड विच ग्रुप। जो ये गोवा इंक्विजिशन था इसमें मेनली कौन से ग्रुप को टारगेट करा गया। सिर्फ हिंदू को, सिर्फ मुस्लिम को, हिंदू मुस्लिम ज्यूज क्रिश्चियन कन्वर्ट करने को लेकर, या फिर ओनली क्रिश्चियन को कन्वर्ट से रिलेटेड। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इन सब का। ठीक है, इन सब को टारगेट करा गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हेन वाज द गोवा इंक्विजिशन फाइनली एबोलिश्ड। ये जो गोवा इंक्विजिशन था ये फाइनली कब ख़त्म होता है। 1600 में, 1700 में, 1812 में, या फिर 1900 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1812 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, अनलाइक द पोर्तुगीज से अलग द डच मेनली फोकस्ड ऑन। जो डच लोग थे इन लोगों का मेनली किस चीज़ पर फोकस था। रिलीजियस कन्वर्शन के ऊपर, पॉलिटिकल कंट्रोल पर, कॉमर्शियल डोमिनेंस पर, या फिर मिलिट्री एक्सपेंशन पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कॉमर्शियल डोमिनेंस इंडिया में स्थापित करना, इस पर डच लोगों का मेनली फोकस था।
क्वेश्चन नंबर 21 है, विच वेयर सम ऑफ द डच ट्रेडिंग पोस्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट। वेस्ट कोस्ट में कौन कौन से जो डच ट्रेडिंग पोस्ट थे, ये वेस्ट कोस्ट में कौन कौन से डच ट्रेडिंग पोस्ट वेस्ट कोस्ट में कौन कौन से थे? सूरत, भरूच, कोचीन, चेन्नई, पौंडीचेरी, कालीकट, बॉम्बे, गोवा, मैंगलोर या फिर विजग, पुरी, कोणार्क। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत, भरूच और कोचीन। ये सब याद रखना, ये सब वेस्ट कोस्ट में ये सब डच ट्रेडिंग पोस्ट था, ठीक है, वेस्ट कोस्ट में। आगे क्वेश्चन नंबर 22 है, जिसमें अब यहाँ पर ईस्ट कोस्ट का बात करा गया है, ठीक है। इससे पहले वेस्ट कोस्ट था, अब यहाँ पर ईस्ट कोस्ट में पूछा गया है कि ईस्ट कोस्ट में जो डच ट्रेडिंग पोस्ट थी ये कौन कौन से थे। गोवा एंड मैंगलोर था, नागापट्टिनम और मसूलीपट्टनम था, कोचीन और सूरत था, या फिर कालीकट एंड कोझिकोडे था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागापट्टिनम एंड मसूलीपट्टनम। क्वेश्चन नंबर 23 है, द डच पावर इन इंडिया डिक्लाइंड आफ्टर विच मेजर इवेंट। जो डच पावर थी भारत में ये कम होने लगी कौन से मेजर इवेंट के कारण? कौन से मेजर इवेंट के बाद, कारण नहीं, कौन से मेजर इवेंट के बाद? बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ कुलाइचल या फिर बैटल ऑफ पानीपत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैटल ऑफ कुलाइचल। बैटल ऑफ कुलाइचल के बाद जो डच पावर थी भारत में वो कम होती गई। क्वेश्चन नंबर 24 है, द बैटल ऑफ कुलाइचल टुक प्लेस इन विच ईयर। ये जो बैटल ऑफ कुलाइचल थी ये कौन से ईयर में हुई थी? 1641 में, 1741 में, 1841 या फिर 1941 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1741 में। क्वेश्चन नंबर 25 है, हु डिफीटेड द डच एट द बैटल ऑफ कुलाइचल। अब ये जो बैटल ऑफ कुलाइचल चली, बैटल ऑफ कुलाइचल चली, इसमें डच लोगों को किसने हराया? शिवाजी महाराज ने, टीपू सुल्तान ने, किंग मराठा वर्मा ने या फिर रानी अब्बा टू ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रानी मराठा वर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 26 है, द फ्रेंच इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट इन इंडिया एट। अब ये जो फ्रेंच लोग थे, फ्रेंच लोगों ने भारत में अपना पहला ट्रेडिंग पोस्ट इंडिया मतलब भारत में कहाँ पर इस्टेब्लिश करी? फ्रेंच लोगों ने अपना पहला ट्रेडिंग पोस्ट भारत में कहाँ पर स्थापित करा, कहाँ पर इस्टेब्लिश करा? पौंडीचेरी में, सूरत में, कालीकट में या फिर पलासी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत में। क्वेश्चन नंबर 27 है, इन विच ईयर डिड द फ्रेंच सेट अप देयर फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट इन सूरत। कौन से ईयर में ये जो फ्रेंच थे इन लोगों ने अपना पहला ट्रेडिंग पोस्ट सूरत में सेटअप करा? कौन से ईयर में करा था? 1608 में, 1668 में, 1674 में या फिर 1688 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1668 में। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हेन डिड द फ्रेंच इस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग पोस्ट एट पौंडीचेरी, जिसको हम पुदुचेरी भी कहते हैं। अब ये जो फ्रेंच लोग थे, फ्रेंच लोगों ने ट्रेडिंग पोस्ट पौंडीचेरी में कब इस्टेब्लिश करा? पौंडीचेरी में। अभी पीछे वाला जो क्वेश्चन था ये था सूरत में, यहाँ पर पूछा गया पौंडीचेरी में कब इस्टेब्लिश करा। ऑप्शन है 1650 में, 1674 में, 1700 में या फिर 1741 में। तो इसमें राइट आंसर होगा इसमें 1674, ठीक है, याद रखना। फ्रेंच लोगों ने अपना ट्रेडिंग पोस्ट पौंडीचेरी में 1674 में इस्टेब्लिश करा। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था? ऑप्शन है कॉम्पैगनी डिस इंडस ओरिएंटल्स, कॉम्पैगनी डू मोंडी, सोसाइटी डी पौंडीचेरी या फिर कॉम्पैगनी डी आई एम्पायर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉम्पैगनी डिस इंडस ओरिएंटल्स। क्वेश्चन नंबर 30 है, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ फ्रेंच इंडिया फ्रॉम 1742 टू 1754। 1742 से लेकर 1754 तक जो गवर्नर जनरल था फ्रेंच इंडिया का वो कौन था? फ्रेंच इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था इस ईयर के दौरान? रॉबर्ट क्लाइव, डुप्लेक्स, लैली या फिर विलियम दिग्बे। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, डुप्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट वेयर इंडियन सोल्जर्स ट्रेंड बाय द फ्रेंच कॉल्ड। जब इंडियन सोल्जर्स को ट्रेन करा जाता था फ्रेंच लोगों के द्वारा तो उसको क्या कहकर बोला जाता था?
फ्रेंच लोग जो भी इंडियन सोल्जर्स को ट्रेन करते थे उनको क्या बोला जाता था? जवान, सिपोय, मुस्कितीर या फिर रेंजर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिपोय। क्वेश्चन नंबर 32 है, द कार्नेटिक वॉर्स वेयर फॉट बिटवीन विच टू पावर्स? ये जो कार्नेटिक वॉर्स हुआ ये कौन से दो पावर्स के बीच में लड़ा गया? कार्नेटिक वॉर्स कौन से दो पावर्स के बीच में लड़ा गया? ब्रिटेन एंड फ्रांस, पुर्तगाल एंड द डच, ब्रिटेन एंड स्पेन या फिर फ्रांस एंड ट्रावनकोर? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन एंड स्पेन। याद रखना कार्नेटिक वॉर्स किसके किसके बीच लड़ा गया था? ब्रिटेन और स्पेन के बीच में। क्वेश्चन नंबर 33 है, ड्यूरिंग द कार्नेटिक वॉर्स के दौरान विच सिटी डिड फ्रेंच कैप्चर्ड इन 1746? फ्रेंच ने 1746 में कौन से सिटी को कैप्चर करा? सूरत को, कलकत्ता को, मद्रास को या फिर बॉम्बे को? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मद्रास को। ठीक है, मद्रास के ऊपर कैप्चर करा था ये फ्रेंच लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 34 है, अनलाइक द पोर्तुगीज से अलग, हाउ डिड द फ्रेंच ट्रीट इंडियन रिलीजन एंड सोसाइटी? फ्रेंच लोगों ने इंडियन रिलीजन और सोसाइटी के साथ कैसा ट्रीट करा? तो ऑप्शन है, दे ट्राई टू चेंज इट कम्प्लीटली, दे डिड नॉट इंटरफेयर मच, दे डिस्ट्रॉयड ऑल टेम्पल्स, दे बैंड हिंदुइज्म। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दे डिस्ट्रॉय ऑल टेम्पल्स। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 35 है, विच टेम्पल इन पौंडीचेरी डिड डुप्लिक्स ऑर्डर टू बी डिस्ट्रॉयड इन 1748? किस टेम्पल को पौंडीचेरी में किस टेम्पल को डुप्लिक्स के ऑर्डर पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तोड़ दिया गया था 1748 पर? ऑप्शन है वेदापुरीश्वरन टेम्पल, ऑप्शन बी है बृहदीश्वर टेम्पल, ऑप्शन सी है मीनाक्षी टेम्पल या फिर ऑप्शन डी सोमनाथ टेम्पल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेदापुरीश्वरन टेम्पल। ठीक है, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाएगा ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टेम्पल को पौंडीचेरी में डुप्लिक्स के ऑर्डर देने पे तोड़ दिया गया था। ठीक है, 1748 में। कौन सा आंसर होगा? वेदापुरीश्वरन टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 36 है, हु इन्फ्लुएंस्ड डुप्लिक्स डिसीजन टू डिस्ट्रॉय द वेदापुरीश्वरन टेम्पल? अब ये जो डुप्लिक्स के ऑर्डर पर वेदापुरीश्वरन टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तो ये किससे प्रभावित होके ऐसा उन्होंने करा, मतलब किसके कहने पर ये इन्होंने डुप्लिक्स ने मतलब ऑर्डर दिया? लोकल मर्चेंट्स के कहने पे, जेसुइट प्राइस्ट और अपनी वाइफ, उनकी जो वाइफ थी उनके कहने पे, ब्रिटिश ऑफिसर्स के कहने पे या फिर डच ट्रेडर्स के कहने पे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेसुइट प्राइस्ट एंड उनकी वाइफ के कहने पे डुप्लिक्स ने ये ऑर्डर दिया था कि वेदापुरीश्वरन टेम्पल को तोड़ दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 37 है, हु ग्रांटेड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इट्स रॉयल चार्टर? किन्होंने द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर के लिए ग्रांट करा? क्वीन विक्टोरिया ने, क्वीन मैरी ने, क्वीन एलिजाबेथ वन ने या फिर किंग जॉर्ज III ने? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, क्वीन एलिजाबेथ वन ने। क्वेश्चन नंबर 38 है, द रॉयल चार्टर गेव द ईस्ट इंडिया कंपनी द पावर टू? जो ये रॉयल चार्टर थी, रॉयल चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी को पावर देती थी। किस तरह का पावर? प्रिंट मनी, रूल ओवर इंडिया डायरेक्टली, रेज अ प्राइवेट आर्मी या फिर कलेक्ट टैक्सेस इन इंडिया? राइट आंसर इसका होगा रेज अ प्राइवेट आर्मी। रॉयल चार्टर जो थे इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को ये पावर दे रही थी कि वो इंडिया में अपनी खुद की जो प्राइवेट आर्मी है उसको रेज कर सके। क्वेश्चन नंबर आगे 39 है, द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन विच ईयर? अब ये जो बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई थी कौन से ईयर में लड़ी गई थी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है 1756 में, 1757 में, 1764 में या फिर 1775 में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1757 में। क्वेश्चन नंबर 40 है, हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी? अब ये जब बैटल ऑफ प्लासी चल रही थी तो इस समय जो बंगाल के नवाब था वो कौन था? बंगाल के नवाब कौन थे? मीर जाफ़र था, टीपू सुल्तान था, सिराज उद दौला था या फिर हैदर अली था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिराज उद दौला। क्वेश्चन नंबर 41 है, हु लेड
द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी का नेतृत्व करा इन द बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी में? वैरन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड वेजली या फिर चार्ल्स कॉर्नवालिस? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट क्लाइव ने। क्वेश्चन नंबर 42 है, हु बीट्रेड नवाब सिराज उद दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी? इस बैटल ऑफ प्लासी में ये जो नवाब था सिराज उद दौला, ये इसको किसने बीट्रेड करा, किसने धोखा दिया? मतलब मीर कासिम ने, मीर जाफ़र ने, टीपू सुल्तान ने या फिर राजा अमन सिंह ने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीर जाफ़र ने। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच कंट्रीज फोर्सेज सपोर्टेड द नवाब इन द बैटल ऑफ प्लासी? किस कंट्री के फोर्सेज ने नवाब को सपोर्ट करा था बैटल ऑफ प्लासी में? कौन सा नवाब? सिराजुद्दौला को मतलब सपोर्ट करा था। फ्रांस ने, पुर्तगाल ने, नेदरलैंड्स ने या फिर स्पेन ने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस ने। क्वेश्चन नंबर 44 है, इवन टुडे द नेम मीर जाफ़र इन इंडिया यूज्ड एज अ वर्ड ऑफ? मतलब आज भी देखा जाए तो जो मीर जाफ़र का यूज़ करा जाता है भारत में, वो किस वर्ड के लिए करा जाता है? हीरो के लिए, ट्रेटर के लिए, वॉरियर के लिए या फिर फ्रीडम फाइटर के लिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रेटर के लिए। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट वाज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था ये क्या था? ए ट्रेड रूल फॉर इंडियन मर्चेंट्स, एक ट्रेड रूल इंडियन मर्चेंट्स के लिए, ए पॉलिसी ऑफ अनेक्स स्टेट्स विदाउट मेल हायर्स, ए लॉ फॉर मिलिट्री ट्रेनिंग या फिर ए रूल फॉर टैक्स कलेक्शन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए पॉलिसी टू एनेक्स स्टेट्स विदाउट मेल हायर्स। कहने का मतलब ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था ये क्या था? अगर कोई राजा किसी दूसरे को बिना मतलब हायर किए, मतलब किसी मेल को हायर किए बिना अगर वो मर जाता था, तो फिर जो ब्रिटिशर्स होती थी वो उसके रीजन्स को या फिर उसके राज्य को, आप बोल सकते हो उसके स्टेट्स को कब्जा कर लेती थी। यही वो था द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, कि बिना मेल हायर के, अगर किसी को कोई मेल हायर किए बिना अगर कोई मर जाए तो फिर उसका जो भी राजपाट होता था वो छीन लिया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46 है, इन इंडिया, भारत में, अ प्रिंसली स्टेट वाज रूल्ड बाई? प्रिंसली स्टेट में कौन रूल करता था? ब्रिटिश ऑफिसर, इंडियन प्रिंस, महाराजा और नवाब या फिर गवर्नर जनरल? या ऑप्शन डी, ब्रिटिश रेसिडेंट? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन प्रिंस, महाराजा या फिर नवाब। यही सब लोग प्रिंसली स्टेट में रूल करते थे। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रिंसली स्टेट्स कवर्ड अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट? ये जो प्रिंसली स्टेट्स है ये पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का कितना परसेंट कवर करता था? 10%, 25%, 40% या 60%? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 40%। क्वेश्चन नंबर 48 है, अंडर द सब्सिडियरी एलियंस इंडियन रूलर्स हैड टू? सब्सिडियरी एलियंस के अंडर में जो इंडियन रूलर्स था वो ये लोग क्या करता था? पे फॉर ब्रिटिश ट्रूप्स, ट्रेन देयर ऑन सोल्जर, स्टॉप ऑल फॉरेन ट्रेड या फिर अलाउ नो ब्रिटिश प्रेजेंस? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पे फॉर ब्रिटिश ट्रूप्स। जो भी ब्रिटिश की सेना होती थी ये उनको पे किया करते थे इस सब्सिडियरी अलियंस के अंडर में। इंडियन रूलर्स जो हुआ करते थे वो ब्रिटिश के सेना को पैसे पे करती थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 49 है, द रूलर ऑफ विच स्टेट वाज अमॉन्ग द फर्स्ट टू एक्सेप्ट द सब्सिडियरी एलियंस? अब बोला जा रहा है कि वो रूलर कौन सा स्टेट का था जिसने सबसे पहली बार सब्सिडियरी एलियंस को एक्सेप्ट करा? मैसूर का था, हैदराबाद का था, ट्रैवनकोर का था या फिर कश्मीर का था? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद का। क्वेश्चन नंबर 50 है, इन विच ईयर डिड द रूलर ऑफ हैदराबाद इंटर द सब्सिडियरी एलियंस? अब ये जो भी रूलर था हैदराबाद का जो कि सब्सिडियरी एलियंस में इंटर करा था, कौन से ईयर में करा? 1757 में, 1775 में, 1798 में या फिर 1857 में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1798 में। क्वेश्चन नंबर 51 है, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी के बाद द इंग्लिश
द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, सिक्योर्ड द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। ये राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार सिक्योर्ड करा था कौन से रीजन में, कौन से रीजन में? बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, पंजाब, गुजरात, राजस्थान में, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता में, या फिर केरला, कर्नाटका और गोवा में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 52 है, हाउ डिड क्लाइव डिस्क्राइब बंगाल? क्लाइव ने बंगाल को कैसे डिस्क्राइब करा, क्या कह के डिस्क्राइब करा? द लैंड ऑफ हार्डशिप, द पैराडाइज ऑफ द अर्थ, द रिचेस्ट कॉलोनी, या फिर द ब्रिटिश गार्डन। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, पैराडाइज ऑफ द अर्थ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। 53 है, हाउ मेनी पीपल डाइड इन द बंगाल फेमाइन ऑफ 1772? मतलब इस दौरान में 1770 से लेकर 1772 के बीच में बंगाल का एक अकाल आया था, बंगाल में एक अकाल आया। तो इसमें लगभग कितने लोग मरे थे? 1 मिलियन लोग, 5 मिलियन लोग, 10 मिलियन लोग, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 1/3 था, या फिर 20 मिलियन लोग? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 मिलियन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू हंटर के अनुसार व्हाट एक्सट्रीम मेजर्स डिड पीपल टेक ड्यूरिंग द फेमाइन? फेमाइन यानी अकाल के दौरान लोगों के द्वारा कौन सा एक्सट्रीम मेजर्स लिया गया? तो ऑप्शन है, माइग्रेटेड पीसफुली, सोल्ड कैटल, टूल चिल्ड्रन एंड एट लीव्स एंड ग्रास, रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम द कंपनी, या फिर बिल्ट न्यू टाउन्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोल्ड कैटल्स, अपने जो भी पालतू पशु थे उसको बेच दिया, अपने औजार बेच दिया, अपने बच्चों को बेचा, या फिर पत्ते या फिर घास खाकर उनको जिंदा रहना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 55 है, ड्यूरिंग द ग्रेट फेमाइन ऑफ 1876 टू 1878, अब इस समय जो एक ग्रेट फेमाइन आया था, एक बड़ा सा अकाल आया था, अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी पीपल डाइड, कितने लोग लगभग मरे? 1 मिलियन, 3 मिलियन, 8 मिलियन या 12 मिलियन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच रीजन वाज मोस्टली अफेक्टेड ड्यूरिंग द ग्रेट फेमाइन ऑफ 1876 टू 1878? इस दौरान जो ग्रेट फेमाइन आया, कौन सा रीजन सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ? बंगाल हुआ, डेक्कन प्लेट्यू हुआ, पंजाब हुआ, या फिर ओडिशा हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेक्कन प्लेट्यू। क्वेश्चन नंबर 57 है, ड्यूरिंग द ग्रेट फेमाइन, इस ग्रेट फेमाइन के दौरान हाउ मच राइस वाज एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन पर ईयर? मतलब अकाल थी भारत में, इसके बावजूद भी ब्रिटेन में हर साल लगभग कितना राइस एक्सपोर्ट करा गया? लगभग 1 लाख टन, 5 लाख टन, 1 मिलियन टन, या फिर 10 मिलियन टन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अबाउट 1 मिलियन टन। क्वेश्चन नंबर 58 है, व्हाट वाज लॉर्ड लाइटन्स ऑर्डर ड्यूरिंग द 1876 टू 1878 फेमाइन? ये जो लॉर्ड लाइटन था, ये इस फेमाइन के दौरान, इस दौरान जो फेमाइन हुआ था, इस समय क्या ऑर्डर दिया? ऑप्शन है, प्रोवाइड फ्री फूड टू ऑल, रिड्यूस लैंड टैक्सेस, नो गवर्नमेंट इंटरफेयर टू रिड्यूस फूड प्राइसेस, या फिर स्टॉप ग्रेन एक्सपोर्ट? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए फूड प्राइसेस को कम करने के में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 है, हु रोट पुवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 1901? 1901 में ये पुवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? रमेश चंद्र दत्त ने, दादा भाई नौरोजी ने, डब्ल्यू हंटर ने, या फिर विलियम डिग्बी ने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 60 है, रमेश चंद्र दत्त रोट विच बुक हाईलाइटिंग वेल्थ ड्रेन्ड फ्रॉम इंडिया? रमेश चंद्र दत्त ने एक किताब लिखी, तो यहाँ पे आपसे वही पूछा गया कौन सी किताब लिखी जिसमें उन्होंने लिखा था कि भारत से जो भी पैसा, जो भी संपत्ति है वो ले जाया गया, इसको हाईलाइट करा था। कौन सा किताब लिखा था? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पुवर्टी इन इंडिया, ड्रेन थ्योरी, या फिर इंडियन फेमाइंस? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अब आइए क्वेश्चन नंबर 61 है, हाउ मच वेल्थ डिड उत्सव पटनायक एस्टिमेट वाज ड्रेन्ड फ्रॉम इंडिया बिटवीन
1765 एंड 1938। देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो उत्साह पटनायक था, ठीक है, उत्साह पटनायक ने कितना इस्टीमेट करा कि भारत से जो पैसा है वो लगभग इस दौरान यूरोप जो है वो भेजा किया। 1 ट्रिलियन डॉलर, 10 ट्रिलियन डॉलर, 45 ट्रिलियन डॉलर या फिर 100 ट्रिलियन डॉलर। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, 45 ट्रिलियन डॉलर। ये अप्रोक्सीमेट है, ठीक है, मतलब एक अनुमानित है, एस्टिमेशन है। क्वेश्चन नंबर 62 है, बिफोर द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी से पहले इंडिया वॉज फेमस फॉर, इंडिया किस चीज़ के लिए फेमस था? एग्रीकल्चर के लिए सिर्फ, मिलिट्री पावर के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्पेशली टेक्सटाइल्स, या फिर माइनिंग अलोन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है, स्पेशली टेक्सटाइल्स की अगर हम बात करें तो। अब यहाँ पर 63 में पूछा गया है, हु सेड, ये जो लाइन है, द बोन्स ऑफ द कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, ये किसने कहा था? रॉबर्ट क्लाइव ने, विलियम बेंटिंक ने, लॉर्ड लाइटन ने, या फिर दादा भाई नौरोजी ने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम बेंटिंक ने। क्वेश्चन नंबर 64 है, बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के समय, इंडिया शेयर ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी वाज रफली, इंडिया पूरे वर्ल्ड के जीडीपी का कितना शेयर कर रही थी? 25%, 15%, 5% या 50%? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसमें एक्चुअली बी है, बी नहीं होगा, इसका सी होगा, ठीक है, 5%। सिर्फ 5% ही इंडिया जो था पूरे वर्ल्ड की जीडीपी शेयर करती थी इंडिपेंडेंस के दौरान, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 65 है, हु डिस्क्राइब्ड इंडियन विलेज कम्युनिटीज़ एज टाइटल रिपब्लिक्स, मतलब किसने इंडियन विलेज कम्युनिटीज़ को टाइटल मैंने कहा लिटिल 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 रिपब्लिक्स कह के डिस्क्राइब करा? विलियम बेंटिंक ने, चार्ल्स मैटकाल्फे ने, लॉर्ड लाइटन ने, या फिर रॉबर्ट क्लाइव ने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स मैटकाल्फे ने। क्वेश्चन नंबर 66 है, ब्रिटिश बिफोर ब्रिटिश रूल इंडियन एजुकेशन इंक्लूडेड, ब्रिटिश रूल से पहले इंडियन एजुकेशन में क्या क्या शामिल थे? सिर्फ इंग्लिश स्कूल्स थे, पाठशालाज, मदरसाज, बिहार्स, अप्रेंटिसशिप लर्निंग ये सब था, ब्रिटिश कॉलेजेस थे, या फिर मिलिट्री स्कूल्स था सिर्फ? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिटिश के आने के पहले इंडियन एजुकेशन में पाठशालाज, मदरसाज, बिहार्स, अप्रेंटिसशिप लर्निंग ये सब सारे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है, हाउ मैनी विलेज स्कूल्स वेयर रिपोर्टेड इन बंगाल एंड बिहार अप टू 1830, 1830 तक विलेज स्कूल्स लगभग कितने थे बंगाल और बिहार में? अबाउट 10,000, 50,000 टू 60,000, 1 लाख टू 1,50,000, या फिर 2 लाख टू 2,50,000? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 लाख से लेकर 1,50,000 तक। क्वेश्चन नंबर 68 है, हु ऑथर्ड द 1835 मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन, 1835 में ये जो मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन आया, तो इसके ऑथर कौन थे? लॉर्ड लाइटन थे, थॉमस बी मैक्यूले थे, चार्ल्स मैटकाल्फे थे, या फिर विलियम बेंटिंक थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस बी मैक्यूले। क्वेश्चन नंबर 69 है, मैक्यूले बिलीव्ड दैट, मैक्यूले किस चीज़ पर विश्वास करते थे? ऑप्शन है इंडियन एंड यूरोपियन नॉलेज वेयर इक्वल, ऑप्शन बी है यूरोपियन नॉलेज वेयर वास्टली सुपीरियर टू इंडियाज, ऑप्शन सी है इंडियन लिटरेचर वाज बेटर देन यूरोपियन, या फिर ऑप्शन डी इंडियन स्टूडेंट्स शुड स्टडी ओनली संस्कृत? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोपियन नॉलेज वाज वास्टली सुपीरियर टू इंडियाज। मैक्यूले का मानना था कि जो यूरोपियन नॉलेज है ये इंडिया के नॉलेज से, इंडिया में जो भी भाषा चलती है, जो भी भाषा में पढ़ाई होती है, उससे ज़्यादा सुपीरियर है। क्वेश्चन नंबर अब आगे 70 दिया गया है, अपार्ट फ्रॉम ट्रेड, ट्रेड के अपार्ट अनदर मेन पर्पस ऑफ रेलवेज वाज टू, मतलब ट्रेड के अलावे भी जो रेलवे का मेन पर्पस था क्या क्या था? ऐसे तो रेलवे का एक जो पर्पस था वो ट्रेड था ही, लेकिन ट्रेड के अलावे भी और क्या क्या पर्पस था? तो बिल्ड स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, मूव ब्रिटिश आर्मीज क्विकली ड्यूरिंग रिवेलियन और वॉर्स, टीच इंडियन न्यू स्किल्स, या फिर प्रोमोट लोकल बिजनेसेस? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मूव ब्रिटिश आर्मीज क्विकली ड्यूरिंग रिवेलियंस और
वॉर्स। अगर कोई विद्रोह हो जाता, कोई वॉर हो जाती, तो ब्रिटिश आर्मी भी ट्रेन के थ्रू, मतलब रेलवेज के थ्रू मूव कर सकती थी। तो ये इनका एक और दूसरा पर्पस था ट्रेन बनाने का। क्वेश्चन नंबर अब आगे 71 है, द सन्यासी फकीर रिवैलियन बिगैन इन विच रीजन। ये जो रिवैलियन थी, सन्यासी फकीर रिवैलियन, ये कौन से रीजन में शुरू हुआ? पंजाब में, बंगाल में, महाराष्ट्र में या फिर गुजरात में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 72 है, द कोल अपराइजिंग हैपेंड इन। ये जो कोल अपराइजिंग है जो कि 1831-32 में हुआ था, ये कहाँ पर हुआ? छोटा नागपुर में हुआ जो कि आज के झारखंड में है, बंगाल में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ या पंजाब में हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 73 है, द संथाल रिवेलियन वाज रिलेड बाई। ये जो संथाल रिवेलियन थी जो कि हुआ था लगभग 1855 से 1856 के बीच में, तो ये इसका नेतृत्व किसने करा? संथाल रिवेलियन का नेतृत्व किसने करा? मीर जाफर एंड क्लाइव ने, सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू ने, रानी अब्बक्का वन ने या फिर थॉमस मैक्यूले ने? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू। ठीक है, याद रखना, सांथाल रिवेलियन का नेतृत्व करा था सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू ने। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 74 है, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द संथाल रिवेलियन। संथाल रिवेलियन का मेन कारण क्या था? ऑप्शन ए है ब्रिटिश सोल्जर्स अटैक्ड देम, ऑप्शन बी है मनी लैंडर्स एंड लैंडलॉर्ड्स वेर टेकिंग देयर एंसेस्ट्रल लैंड्स विद ब्रिटिश सपोर्ट, ऑप्शन सी है दे वांटेड टू ट्रेड विथ यूरोप, या फिर ऑप्शन डी ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनी लैंडर्स एंड जो लैंडलॉर्डर्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, उन लोगों ने एंसेस्ट्रल ज़मीनों को ले लिया था ब्रिटिशर सपोर्ट से, इस वजह से ये सांथाल रिवेलियन हुई थी। क्वेश्चन नंबर अब आगे यहाँ पर 75 है, हाउ डिड द ब्रिटिश रिस्पॉन्ड टू द संथाल रिवेलियन। तो ब्रिटिश लोगों ने इस संथाल रिवेलियन का कैसा रिस्पॉन्ड करा? ऑप्शन ए है निगोशिएटेड पीसफुली, बर्न विलेजेस एंड किल थाउजेंड्स इंक्लूडिंग रिबल लीडर्स, लेफ्ट द संथाल एलोन या फिर गेव देम न्यू लैंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश लोगों ने गांवें जला दी, बहुत सारे हजारों लोगों को मार दिया और रिबेल लीडर्स को भी साथ में मार दिया। क्वेश्चन नंबर 76 है, हु रोड द नोवेल आनंद मठ। ये जो नोवेल है आनंद मठ, इसको किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर अविंद्रनाथ टैगोर ने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 77 है, इन विच ईयर वाज आनंद मठ पब्लिश्ड। किस ईयर में ये जो आनंद मठ है ये पब्लिश हुई? 1857 में, 1882 में, 1905 में या फिर 1870 में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है, विच सॉन्ग फ्रॉम आनंद मठ बिकेम इंडियाज नेशनल सॉन्ग। आनंद मठ का कौन सा सॉन्ग इंडिया का नेशनल सॉन्ग बना? जन गण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा या फिर रघुपति राघव राजा राम? तो राइट आंसर होगा इसका वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 79 है, द इंडिगो रिवॉल्ट टुक प्लेस इन विच ईयर्स। ये जो इंडिगो रिवॉल्ट हुआ ये कौन से ईयर्स में हुआ? 1857-58 में, 59-62 में, 65 से 68 के बीच में या फिर 70-72 के बीच में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1859 से 1862 के बीच में इंडिगो रिवॉल्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 80 है, द इंडिगो रिवॉल्ट हैपेंड इन विच रीजन ऑफ इंडिया। अब इंडिया के कौन से रीजन में ये इंडिगो रिवॉल्ट हुआ? नॉर्थर्न बंगाल में, पंजाब में, महाराष्ट्र में या फिर तमिलनाडु में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थर्न बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 81 है, वाई वेयर पीजेंट्स फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो इंस्टीड ऑफ फूड क्रॉप्स। जो पीजेंट, जो किसान लोग थे, इनको फोर्स करा गया कि ये इंडिगो ग्रो करे, ठीक है, किसके बदले? फूड क्रॉप्स के बदले। फूड क्रॉप्स ग्रो ना करके ये फोर्स करा गया कि ये लोग इंडिगो ग्रो करे। क्यों करा गया, क्यों फोर्स करा गया? बिकॉज इंडियन रिक्वायर्ड लेस वर्क, इट वॉज मोर न्यूट्रिशियस,
पीजेंट्स वांटेड टू ट्राई न्यू क्रॉप्स, या फिर इंडिगो डाई वाज इन हाई डिमांड इन यूरोप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इंडिगो डाई की ज़्यादा डिमांड थी उस समय यूरोप में, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 82 है, व्हाट हैपेंड इफ पीजेंट्स रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो। अच्छा, अगर कोई किसान अगर इंडिगो ग्रो करने से मना कर दे तो क्या होता। ऑप्शन है, दे फेस्ड इम्प्रिजनमेंट, टॉर्चर्ड एंड प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन। ऑप्शन बी है, दे वेयर रिवॉर्डेड, दे वेयर सेंट अब्रॉड, या फिर नथिंग हैपेंड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि उनको क्या उसको कैद कर लिया जाता, उसको टॉर्चर करा जाता, प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती। ठीक है, ये सब उसके साथ हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 83 है, व्हाट इज द अनदर नेम फॉर द ग्रेट रिवेलियन ऑफ 1857 आर यूज्ड बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिश लोगों ने ये जो द ग्रेट रिवेलियन हुआ था 1857, इसका एक और नाम दिया था। मतलब द ग्रेट रिवेलियन का एक और नाम था, उसका क्या था और क्या कह के द ग्रेट रिवेलियन को बोला जाता था, जो कि ब्रिटिश लोगों ने कहा था। इंडियन फ्रीडम वॉर, सिपोय म्यूटिनी, विलोर रिवॉल्ट, या फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिपोय म्यूटिनी। क्वेश्चन नंबर 84 है, हु वेयर द सिपोइज। सिपोइज कौन थे। सिपोइज कौन थे। इंडियन फार्मर्स थे, इंडियन सोल्जर्स थे इनरोल्ड इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी, ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, या फिर ट्राइबल लीडर्स थे। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, ये इंडियन सोल्जर्स ही थे, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी जो थी वो इनरोल्ड करती थी, या बोलो आप ऐसा बोल सकते हो ट्रेंड करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 है, हु वाज मंगल पांडे। मंगल पांडे कौन था। ब्रिटिश ऑफिसर था, एक सिपोय था जिसने ब्रिटिश ऑफिसर्स पर ऊपर अटैक करा था बैरकपुर में। एक दिल्ली का या लीडर रूलर था, सॉरी दिल्ली का रूलर था, या फिर एक ट्राइबल लीडर था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल पांडे। ये एक सिपोय था जो कि बैरकपुर में एक ब्रिटिश ऑफिसर्स के ऊपर अटैक करा था। क्वेश्चन नंबर 86 है, विच सिटीज वेयर की सेंटर्स ऑफ द 1857 रिवेलियन। 1857 की जो रिवेलियन हुई, तो इस रिवेलियन का जो की सेंटर रहा, कौन सा सिटी रहा था की सेंटर। सूरत, कोचिन, मद्रास, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, या फिर पुणे, हैदराबाद, मैसूर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर, लखनऊ और झांसी। क्वेश्चन नंबर 87 है, व्हेन डिड द ब्रिटिश रिकैप्चर्ड दिल्ली ड्यूरिंग द 1857 रिवेलियन। 1857 रिवेलियन के दौरान ब्रिटिश लोगों ने कब दिल्ली पर दोबारा से कैप्चर्ड करा। मई 1857 में, सितंबर 1857 में, जनवरी 1858 में, या फिर दिसंबर 1858 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सितंबर 1857 में। क्वेश्चन नंबर 88 है, व्हाट वाज अ मेजर रीजन फॉर द फेल्यूर ऑफ द ग्रेट रिवेलियन ऑफ 1857। अब ये जो द ग्रेट रिवेलियन 1857 हुई थी, ये फेल हो जाती है। ठीक है, फेल हो जाती है। तो इसका मेन कारण क्या था। ऑप्शन है, लैक ऑफ ब्रिटिश सपोर्ट, सिपोज लैक्ड यूनिफाइड कमांड एंड इनकंसिस्टेंट स्ट्रेटजी, इंडिया वाज वीक इकोनॉमिकली, या फिर मुगल इंपीरियर्स स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिपोइस के पास एक यूनिफाइड कमांड की कमी थी और इनकंसिस्टेंट स्ट्रेटजी थी। क्वेश्चन नंबर 89 है, विच इंडियन लैंग्वेज वाज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू अ यूरोपियन लैंग्वेज। कौन से इंडियन लैंग्वेज को पहली बार ट्रांसलेट करा गया था यूरोपियन लैंग्वेज में। हिंदी, संस्कृत, तमिल, या फिर बंगाली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 90 है, हु फॉट ब्रेवली टू सेव झांसी फ्रॉम ब्रिटिश अनेक्सेशन। किसने बहादुरी से लड़कर झांसी को बचाया था ब्रिटिश अनेक्सेशन से। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे, या फिर बहादुर शाह जफर। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, रानी लक्ष्मीबाई। हाँ, ये बात अलग है कि रानी लक्ष्मीबाई का जो साथ दिया था वो तात्या टोपे दिया था। क्वेश्चन नंबर आगे 91 है, हु असिस्टेड रानी लक्ष्मीबाई इन हर मिलिट्री कॉम्पैक्ट्स। रानी लक्ष्मीबाई के मिलिट्री कॉम्पैक्ट्स में किन्होंने इनका साथ दिया। तो अभी क्या बताए थे कुछ देर पहले, तात्या टोपे ने। ठीक है, तात्या टोपे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 92 को। 92 है,
विच फोर्ट डिड रानी लक्ष्मीबाई कैप्चर आफ्टर स्केपिंग झांसी। अब झांसी से निकलकर रानी लक्ष्मीबाई ने कौन से फोर्ट के ऊपर कैप्चर करा? आगरा फोर्ट पे, ग्वालियर फोर्ट पे, रेड फोर्ट या फिर मैसूर फोर्ट पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर फोर्ट पर। क्वेश्चन नंबर 93 है, वेन वॉज रानी लक्ष्मीबाई किल्ड। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब होती है? ऐसे बैटल फील्ड में होती है, याद रखना, ठीक है, लड़ाई के दौरान बैटल फील्ड में होती है। कब होती है? 18 जून 1857 को, 18 जून 1858 को, 18 जुलाई 1858 को या फिर 18 मई 1858 को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 जून 1858 को। क्वेश्चन नंबर 94 है, बेगम हजरत महल वॉज एसोसिएटेड विथ विच रीजन। बेगम हजरत महल कौन से रीजन से जुड़ी थी? झांसी से, अवध से, बंगाल से या फिर मैसूर से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवध से, जो कि ये नॉर्थ सेंट्रल उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 है, द ब्रिटिश राज ऑफिशियली बिगेन इन। ब्रिटिश राज ऑफिशियली कब से शुरू हुआ? 1757 से, 1857 से, 1858 से या फिर 1861 से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1858 से। एंड दैट्स इट। इसमें इस चैप्टर से अगर देखा जाए तो अभी मैंने आपको ये टोटल 95 क्वेश्चंस दिए हैं एंड मैं आपको ये 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये जो भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं 95 क्वेश्चन, आपके परीक्षा में क्वेश्चंस यहीं से आएगा, ये मैं आपको अभी 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो इन क्वेश्चंस की तैयारी करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर देख लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, और हो सके तो कॉपी में भी लिख लो अगर नहीं लिखा हुआ होगा तो, चूँकि परीक्षा में ये क्वेश्चंस पक्का पूछा जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।